आप इस पेपर को दे पाएंगे। तो आई होप सो कि ये समय है अपने आप को संभालने का और अपने रिवीजन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का। ठीक, चलिए उसी सीरीज में प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग कल पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए थे। उसमें से एक छोटा टॉपिक रह गया था जिसका नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए, फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमारे पास होता है वो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में जाना चाहिए। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अगर आप देखें आप लोग तो 1905 में ये दिया गया था। और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है बेटा? मान लीजिए कि आपका कोई मेटाबॉलिज्म कोई दो फैक्टर एक साथ कंट्रोल करता है। इमेजिन करो कि आपने एक फैक्टर को बढ़ाया और दूसरे फैक्टर को वहीं का वहीं छोड़ दिया, तो आप ये मत उम्मीद करिए कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक फैक्टर के बढ़ाने से बढ़ जाएगा। जिस फैक्टर को आपने नहीं बढ़ाया था वो फैक्टर आपके मेटाबॉलिज्म के रेट को लिमिट कर देगा। यस, उसी फैक्टर को नाम देते हैं बेटा लिमिटिंग फैक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस को CO2 एंड लाइट मिलके कंट्रोल करते हैं बेटा। अगर खूब सारी लाइट आपने दे दिया और CO2 नहीं दिया आपने, तो CO2 की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ पाएगी। क्लियर? इसका मतलब क्या निकला कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए दोनों फैक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर माय डियर? सो सपोज अगर आपने कहा कि सर एटमॉस्फेयर में तो CO2 खूब सारी है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं अर्ली इन द मॉर्निंग की। इमेजिन करो कि अर्ली इन द मॉर्निंग में आप आए और सनलाइट अच्छी नहीं थी पर CO2 का कंसंट्रेशन अच्छा था। तो अब किसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा? वो है लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट इंटेंसिटी पुअर रहती है, इसलिए एट दैट मोमेंट लाइट बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन बेटा अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पूरे डे को कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में कभी भी लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, फिर तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर होती है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि लाइट को लेकर के काफी बातें हैं, पहले उन सारी बातों को खत्म किया जाए। देखिए, दो फैक्टर्स एक साथ अगर रिलेट होते हैं, दोनों में से कोई एक फैक्टर अगर कम है तो जो कम है उसी की वजह से रेट लिमिट होता है, उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट को लेके बहुत सारे मजेदार मजेदार फैक्ट्स हैं मेरे बच्चों। आइए हम सभी उसी के बारे में डिस्कस करें, लाइट के बारे में बेटा। ठीक है, तो अगर मैं लाइट को डिस्कशन करता हूं, देखिए बेटा, अगर मैं कहूं आपसे लाइट को लेकर के, तो आइए बात करते हैं। लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक माना गया है फोटोसिंथेसिस में। अब जरा देखो एक मिनट, एक ग्राफ है, आपको ही पता है कि इस ग्राफ का कितना मायने है। ये इमेजिन करो, ये एक ग्राफ है बेटा, आपको ही पता है कि इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेट किया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देखो, ये वो मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मतलब लाइट की वो इंटेंसिटी जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ये बात एक बात हो गई। अब दूसरी बात जरा समझना। अब आप देखिए, इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 है, आप इधर से इधर जब बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन एट रैंडम नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस की बात करी जाए मेरे बच्चों, तो धीरे धीरे जो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है वो धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से। इसका मतलब जो एक ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस की रेट होती है इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट में नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ये जो पूरा एरिया है लाइट की इंटेंसिटी का, हम इसको कहते हैं कि लाइट बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर। मतलब ये पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ लाइट है
ये इतनी कम है कि यहाँ लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं अचीव हो पा रहा है इन पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट्स में, इसलिए कहते हैं कि यहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब ये अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके और आफ्टरनून तक का टाइम है जब लाइट की इंटेंसिटी अच्छी नहीं होती है। क्लियर? एक और बात मैं आप लोगों से बताता चलूं मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है और समझना पड़ेगा कि अब देखो, अब यहां आप लगातार लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, लेकिन बावजूद उसके आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऊपर ना जा करके, ऊपर नहीं जा पा रहा बेटा, वो इधर से कांस्टेंट हो गया। ऐसा क्या हो गया? जबकि एक फैक्टर आप लगातार बढ़ा रहे हो और दूसरे फैक्टर नहीं बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से देखो ये रेट लिमिट हो गया। इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक का सफर जो नहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वाला मिल पा रहा है, ये किसकी वजह से है? तो कहेंगे यहां पे CO2 बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर। तो याद रखिएगा ये दोनों बातें आपके ग्राफ एनसीईआरटी की आपको समझना चाहिए। इसमें एक फैक्ट है, नीट में पूछा गया सवाल भी है कि कितने परसेंट लाइट पे सैचुरेशन होता है। तो एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 10% जो गिरने वाली लाइट है, हमारा फोटोसिंथेसिस उसी में, या हमारे पिगमेंट्स उसी में सैचुरेट हो जाते हैं। खत्म बात। अब दूसरी बात जरा समझना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। क्लियर है बात बेटा? अब अगली बात हम लोग करते हैं इसके आगे की। CO2 के कंसंट्रेशन की चर्चा जरूर करनी चाहिए हमें। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर में देखूं तो वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में 0.03% टू 0.04% है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन है। अब हमारी एनसीईआरटी ये कहती है बेटा कि अगर मैं इस कंसंट्रेशन को 0.05 कर दूं तो हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, और खास तौर से C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, C3 प्लांट्स में इसका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस वैल्यू से बढ़ा करके 0.05% अगर CO2 का कंसंट्रेशन में एटमॉस्फेयर में कर दूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। और ये चीज हमारे वेजिटेबल्स कल्टीवेशन में बड़ा काम की चीज है। आप एक ग्रीन हाउस क्रिएट करिए, अब उस ग्रीन हाउस में काम करिए बेटा, आप लोग उस ग्रीन हाउस में लेवल ऑफ हाइट्स की CO2 के कंसंट्रेशन को लिटिल बिट इंक्रीज कर दीजिए। तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जब CO2 बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यही एनसीईआरटी कहती है कि ये CO2 कंसंट्रेशन आप बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ा के रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा के रखेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इंपैक्ट पड़ेगा और जिससे प्लांट की डेथ हो जाएगी। इज इट क्लियर माय डियर? तो इसलिए याद रखिएगा CO2 का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे ही होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 350 ppm CO2 का कंसंट्रेशन है, और 350 ppm CO2 कंसंट्रेशन पे C4 प्लांट अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं बेटा, जबकि C3 प्लांट अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए जो उनको CO2 कंसंट्रेशन चाहिए वो 450 ppm के अराउंड चाहिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि कभी भी हमारा C3 प्लांट अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस एटमॉस्फेयर में अचीव नहीं कर पाता है। क्लियर है? नहीं कर पाता है, ये बात याद रखिएगा। C4 प्लांट हमेशा अचीव करते हैं। C3 प्लांट के साथ एक और प्रॉब्लम है, उसको मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन चाहिए 25 ppm के आसपास। 25 to 100 ppm अगर मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन देंगे आप, तो वो कहता है भाई साहब अब मैं फोटोसिंथेसिस चालू करूंगा। ये क्या तरीका है यार? जबकि C4 प्लांट कहता है कि ना जी, आप मुझे तो 1 CO2 मॉलिक्यूल दे देंगे, मैं इसे फोटोसिंथेसिस चालू करा दूंगा। ये फर्क है C3 और C4 प्लांट के CO2 कंसंट्रेशन को लेकर के। इसका मतलब CO2 के प्रति जो C4 और C3 प्लांट में जो एंजाइम्स हैं, ये उनकी भूमिका पे सवाल उठा रहा है। इसका मतलब C3 प्लांट में जो रोबिस्को है वो उसकी एफिनिटी CO2 के प्रति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी PP कार्बोक्सिलेज की C4 प्लांट्स में होती है। तो PP कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट में ज्यादा एफिनिटी शो करता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट रोबिस्को में। अब अगली बात हम लोग करें तो टेम्परेचर को लेकर के काफी बातें हैं। आपको पता है कि डार्क रिएक्शन कंप्लीटली एंजाइमेटिक रिएक्शन से प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन का
हर चीज एंजाइम से कंट्रोल है और एंजाइम टेम्परेचर से कंट्रोल है। इसका मतलब बहुत आराम से आप ये कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार होती है बेटा, वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। ये लाइन एनसीईआरटी की है और आपको भी पता है कि 2 साल पहले इस लाइन के बारे में सवाल पूछा जा चुका है कि C3 और C4 प्लांट में कौन सा प्लांट हायर टेम्परेचर की तरफ एफिनिटी थोड़ी अच्छी शो करता है, तो उसका आंसर है C4 प्लांट। क्योंकि आपको पता है बेटा कि C4 प्लांट्स जो होते हैं ना हमारे, वो बड़े अच्छी एफिनिटी शो करते हैं क्योंकि वो जीरोफिटिक एडाप्टेशन शो किए हुए हैं। क्लियर है बात? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और चीज, जो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात आती है ना बेटा, वो क्लाइमेटिक कंडीशन से भी डिपेंड करती है कि कौन सा प्लांट किस क्लाइमेटिक जोन का है, टेम्परेट का है, ट्रॉपिकल का है। डेफिनेटली ट्रॉपिकल और टेम्परेट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद बात आती है वाटर की। वाटर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स में 70% पानी भरा हुआ है। हाँ, एक कंडीशन में फोटोसिंथेसिस घट सकती है, अगर कंप्लीटली वाटर की कमी हो जाए सॉइल में तो 2 चीजें होंगी। एक, हमारे सेल्स को पानी नहीं मिलेगा और स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। जब स्टोमेटा ओपन नहीं होगा बेटा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा मेरे बच्चों। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। अगली बात हम लोग जरूर करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी बातों के बाद फोटोसिंथेसिस में एक और चीज याद रखिएगा, DCMU एंड CMU। DCMU एंड CMU ये ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर याद रखिएगा डाइक्लोरोमिथाइल डाइमिथाइल यूरिया, और ये दोनों के दोनों ऐसे इनहिबिटर है मेरे बेटा जो कि नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की दर खत्म हो जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं मेरे बच्चों सीधा रेस्पिरेशन पे, और रेस्पिरेशन चैप्टर में 3 साइकिल्स हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट, और वो 3 साइकिल है कि ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा क्रेब्स साइकिल है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आइए मैं दोनों की पहले बात करता हूं। पहले मैं बात करता हूं ग्लाइकोलाइसिस की और फिर बात करता हूं क्रेब्स साइकिल की। आइए जरा यहीं पर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। मैं माइटोकॉन्ड्रिया को पहले बना देता हूं यहां पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे बच्चों, यहां पे ध्यान सुनना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और मैं यहीं पे बनाता हूं ये ग्लूकोज। ये देखो, ये ग्लूकोज, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ग्लूकोज से आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, और ये 2 टुकड़ों में टूटता है, DHAP डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल DEHYDE, और इसके बाद बनता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर इसके बनता है बेटा याद करिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर इससे बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बनता है बेटा 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इससे बनता है मेरे बच्चों 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का। अब इस पूरी कहानी में आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस है ये। अब इस ग्लाइकोलाइसिस की पूरी कहानी में एक बात स्पष्ट रूप से समझिएगा कि कहां कहां पे कौन से एंजाइम है और क्या क्या उपयोग होता है और क्या क्या निकलता है, ये सारी बातें एक साथ बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में और बहुत ही इजी वे में। देखिए, आपको पता है कि यहां पे ATP यूज होगा, यहां पे ATP यूज होगा, और यहां पे ATP निकलेगा, यहां पे NADH2 निकलेगा, यहां पर ATP निकलेगा बेटा। अब देखिए, अगर ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक बार इससे चलेगा तो हर जगह यहां पे अब हर चीज 2-2 मॉलिक्यूल के रूप में चलेगी। ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, तो ये 2-2 मॉलिक्यूल आप देख ही रहे हो। इसका मतलब ATP भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ATP भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, NADH2 भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, पर इधर सब कुछ 1-1 मॉलिक्यूल है। अब सवाल ये उठता है कि जो आधी रिएक्शन ऊपर की दिख रही है इसको कहते हैं बेटा प्रिपरेटरी स्टेप, और नीचे वाले स्टेप को कहते हैं पे ऑफ स्टेप। अगर मैं सभी एंजाइम की बात करूं तो जहां जहां ATP लग रहा है वहां तो आप आंख बंद करके काइनेज लगा दीजिए, काइनेज। यहां पर भी बेटा डिहाइड्रोजिनेज,
डिहाइड्रोजिनेस, यहां पर भी क्या मेरे बच्चों, काइनेस, यहां पर भी क्या बेटा, काइनेस। तो 4 जगह तो काइनेस है। और याद रखो ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, ये बाइडायरेक्शनल रिएक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है, ये बाइडायरेक्शनल 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 है और ये यूनिडायरेक्शनल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन से एंजाइम है, तो यहां पे देखो आइसोमरेज हो जाएगा बेटा, आइसोमरेज, यहां पे एल्डोलेज, एल्डोलेज, और यहां पे बेटा देखोगे डिहाइड्रोजिनेज है, काइनेज है, यहां पे म्यूटेज है, और मेरे बच्चों आप ही बताइए यहां पे क्या होगा, इनोलेज होगा। अब देखो ये पूरे स्टेप में देखो, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस है कितनी आसानी से और मिनटों के अंदर खत्म हो गई। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ कि ये स्टेप में काइनेस, यहाँ पे आइसोमरेज, यहाँ काइनेस, यहाँ एल्डोलेस, यहाँ डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे काइनेस, यहाँ पे म्यूटेज, यहाँ पे इनोलेस और यहाँ पे एटीपी है, तो काइनेस होगा। अब कुल मिला के आप ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट देख रहे हो कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस में आप देख पा रहे हो कि ये 2 मॉलिक्यूल ये और 2 मॉलिक्यूल ये, 4 मॉलिक्यूल एटीपी के बन रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के बन रहे हैं। इसके अलावा हम इस एंजाइम का पूरा नाम लिखते हैं और इसकी कहानी को आपको समझाता हूं मैं। याद रखिएगा यहां पे एटीपी यूज हुआ और यहां एंजाइम है फ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम इस पूरे रेस्पिरेशन पाथवे का पेस मेकर है, पेस मेकर एंजाइम कहलाता है। जानते हैं क्यों कहलाता है? एटीपेस फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी 2 लोगों से कंट्रोल होती है। अगर हमारे सेल में एटीपी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी बिकम्स इनहिबिटरी मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिविटी ऑफ फ्रक्टोकाइनेज। इसका मतलब अगर हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो गया है तो वही हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को रोक देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन कम है और एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है बेटा, एडीपी का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो याद रखिएगा एटीपी का कंसंट्रेशन, एडीपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इंप्रूव कर देगा, बढ़ा देगा। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी याद रखना वो एक्टिवेटर है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी इनहिबिटर है। रिमेंबर दीज माय वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आई एम टेलिंग यू। अब सवाल खड़ा होता है कि सर यहाँ हेक्सोकाइनेज क्यों नहीं, आइसोमरेज क्यों नहीं? तो उसका रीजन देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोजन तोड़ता हूं तो मुझे डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सुक्रोज तोड़ता हूं तो मुझे डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अगर मैं स्टार्च तोड़ता हूं बेटा तो डायरेक्ट मुझे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा। लेकिन कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस दुनिया में नहीं है जिसको तोड़े तो मुझे मिल जाए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब आपको हर कीमत पे ये मॉलिक्यूल बनाना ही पड़ेगा और इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको हर कीमत पे इस एंजाइम पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और इस एंजाइम की एक्टिविटी एटीपी और एडीपी कंसंट्रेशन पे आधारित होती है। क्लियर हो गई बात? मुझे लगता है कि आप लोगों को फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी पूरी तरीके से समझ में आ गई। यस और नो माय डियर? पक्का? तो देखिए चलिए अब आगे की बात हम लोग करते हैं। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मनीष सर। हाँ भाई, चलो अब आगे की बात करते हैं। तो अब मुझे बात समझ में आ रही है आप लोगों की एक बात कि फ्रक्टोकाइनेज की जो एक्टिविटी होती है बेटा, फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी, माइंड द स्टेटमेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट फ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी हर कीमत पे एटीपी और एडीपी से कंट्रोल होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं एटीपी स्टोर कर लूंगा, क्योंकि एटीपी स्टोर करने की ताकत किसी भी सेल में नहीं है। आप एटीपी का अमाउंट लिटिल बिट स्टोर कर सकते हो, पर यू कैनॉट से कि एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके हम रख लेंगे, क्योंकि एटीपी एक बहुत बल्कि चार्ज मॉलिक्यूल है। उसको स्टोरेज का मतलब है कि आपका पोटेंशियल इतना डिफरेंट हो जाएगा कि सेल ब्लास्ट कर जाएगी।
इसलिए आप एटीपी को स्टोर नहीं कर सकते हो। आपको एटीपी लगातार बनाना पड़ेगा, और आपको लगातार एटीपी बनाना है तो आपको लगातार रेस्पिरेशन चलाना पड़ेगा। इसका मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे कंटिन्यूअस चलने वाली पाथवे है। क्लियर होगी बात? अब अगली बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। अब ये तो हो गया आपका क्या, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के सारे इवेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद सीधे हमारा जो पायरुविक एसिड है वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं अब यहां देखो, ये पायरुविक एसिड को मैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करा के यहां बना रहा हूं दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाऊंगा। अब ये रिएक्शन बड़ी कमाल की है। इस रिएक्शन पे आपको 2 मॉलिक्यूल NADH2 मिल जाएंगे और यहां पे 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होगा। इस रिएक्शन को कराने वाला एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम 3 डिफरेंट एंजाइम का कॉम्बिनेशन है, E1, E2 और E3। और इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे को फैक्टर लगते हैं, एक तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ मैग्नीशियम आयन, दूसरा लिखा हुआ लिपोइक एसिड, इसके बाद लिखा है TPP, इसके बाद NAD और इसके बाद कोएंजाइम। ये इतने सारे को फैक्टर्स इसको काम आते हैं। लिपोइक एसिड सल्फर कंटेनिंग है, TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट ये भी सल्फर कंटेनिंग है, NAD ये नियासिन जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। तो NAD, TPP, लिपोइक एसिड और ये कोएंजाइम, ये सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डेराइव है। इसीलिए आपके शरीर में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो आपका लिंक रिएक्शन नहीं चलेगा, और जब आपका लिंक रिएक्शन नहीं चलेगा तो याद रखिएगा कि आपका बहुत सारे प्रोसेसेस, क्रेब्स साइकिल की सारी प्रोसेसेस ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। तो ये हमारा लिंक रिएक्शन है। अब इस बात के बाद अगर हम देखें तो अब इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिला करके अब यहां हम बनाते हैं CITRIC सिट्रिक एसिड। याद करिए मैंने सभी क्लासेस में इसको समझाया था कि चाचा चाची इन ओलंपिक, सास ससुर फादर मदर ऑल्सो इन ओलंपिक, इस तरीके से एक मैंने जुमला बना रखा था। तो सिट्रिक एसिड, सिस एको निटिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड और फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये हमारी पूरी की पूरी आप देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी हमारी क्रेब्स साइकिल है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कितना इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिंक रिएक्शन है और ये पूरा क्रेब साइकिल है। हेंस क्रेब जिसे कहते हैं क्रेब साइकिल। बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत जल्दी में, देखो कितनी जल्दी फटाफट आपका रिवीजन में कराता हूं मैं। तो देखिए ये है हमारा कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल कह रहे हैं, C3 साइकिल, ओहो क्रेब साइकिल बेटा। अब देखिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड खुद एक 4 कार्बन कंपाउंड है माय डियर, और यहां देख पा रहे हो एसिटाइल कोएंजाइम में खुद एक 2 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब 4 और 2 मिलकर के यहां बन जाता है 6 कार्बन कंपाउंड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन अब याद रखिएगा ये जो पूरा फैमिली है सिट्रिक एसिड, सिस्टिकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये पूरी फैमिली 6 कार्बन की है। और इसके बाद ये यहां पे एक CO2 भाई साहब निकालते हैं तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड खुद एक 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, और अपने खुद बाद ये एक और CO2 निकाल करके अब यहां से फैमिली 4 कार्बन की होती है। ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहला क्रेब साइकिल से सवाल तो ये पूछता है कि कौन कौन से कंपाउंड 4 कार्बन है, कौन कौन से कंपाउंड 5 कार्बन है और कौन कौन से कंपाउंड 6 कार्बन है। असल में इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड में देखेंगे 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। बात समझ में आ रही है?
इसके बाद देखो, अब कहानी ये बढ़ती है आगे बेटा कि यहाँ पे NADH2 और ATP कहाँ कहाँ बनता है। तो सुनिए, यहां याद रखिएगा, एक तो हमारा ATP सॉरी NADH2 यहां बन जाएगा, NADH2 यहां बन जाएगा, एक NADH2 मेरे बच्चों यहां बन जाएगा NADH2। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे एक साथ में कोएंजाइम A भी लगेगा और यहां पे बनेगा मेरे बच्चों GTP बनेगा बेटा। यहां बनेगा, बहुत फेमस रिएक्शन है ये FAD से ये FADH2 बन जाएगा और फिर यहां पे एक लास्ट में बन जाएगा NADH2। अब देखो जरा समझना, ये NADH2 है ये। अब देखो एक मिनट, हर जगह का जो जो चीजें बन रही हैं सारे प्रोडक्ट्स यहां पे मैंने लिख दिए, ईच एंड एवरी। जुमला क्या है, तो जुमला क्या था, जुमला ले पढ़ ले, सुन बेटा, चाचा चाची इन ओलंपिक्स। देख क्या आ रहा है, चाचा चाची इन ओलंपिक्स। अब देखो ये अल्फा ग्लूटारिक एसिड को छोड़ दो, अब यहां देखो, सास ससुर फादर मदर ओलंपिक्स, ये जुमला है। ओलंपिक में जाने से पहले एनर्जी चाहिए, तो हर ओ से पहले NADH2 बन जाएगा। अब चाचा चाची इन ओलंपिक, चाचा चाची इन ओलंपिक 6 कार्बन कंपाउंड, कितना कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड। और सास ससुर फादर मदर ओलंपिक 4 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड को 4 कार्बन कंपाउंड से जोड़ने के लिए एक ब्रिज मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, वो खुद 5 कार्बन है। तो अपने ठीक पहले एक CO2 निकालेगा और अपने ठीक बाद एक CO2 निकालेगा। तो क्रेब्स साइकिल में CO2 निकलने की पोजीशन तो सबको क्लियर हो गई, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पहले, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद वाले CO2 के साथ एक NADH2 भी निकलता है, याद रखिएगा। अब सुनो, हर ओलंपिक से पहले NAD, आखिरी CO2 के साथ NAD, और सास और ससुर के बीच में GTP निकलता है और ससुर और फादर के बीच में FADH2 निकलता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपके सैकड़ों तरीके होते हैं आपके पास इसको मेमोराइज करने के, इसको याद करने के। अरे भाई याद हुआ भाई, हेलो बोलो भाई, पक्का कमेंट करके बताओ मुझे। रहमान साहब याद हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब सुनिए ध्यान से, इट्स वेरी क्लियर। अब देखो एंजाइम्स की बात कर ली जाए तो बड़ा इजी एंजाइम है बेटा। यहां पे तो हो जाएगा एकोनिटेज, यहां पे एकोनिटेज हो जाएगा, यहां डीहाइड्रोजिनेज हो जाएगा बेटा, यहां पे डी कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, यहां पे डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे बच्चों यहां पे काइनेज कर लीजिएगा आप लोग बेटा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज है, ये सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज है बेटा। आपको पता है यहाँ पे फ्यूमरेज है और यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज है। तो कितना इजी है देखो क्रेब्स साइकिल। अब मैंने यहाँ 2 मॉलिक्यूल से चालू किया था, तो आप यहाँ पे हर जगह पे आप 2-2 मॉलिक्यूल लिखते चले जाइए, हर जगह पे 2-2 मॉलिक्यूल आप लिख दीजिए, 2-2 मॉलिक्यूल, ये भी 2-2 मॉलिक्यूल, सब कुछ 2-2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। एवरी मॉलिक्यूल बिकम्स 2-2 मॉलिक्यूल। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा, ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज नाउ इन द टर्म्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 टाइम्स साइकिल चलेगी। तो ये देखो पूरा कितना समराइज फॉर्म में, कितना जल्दी से हम लोग क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को यूं ही खत्म कर देते हैं। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, देखो सुनो ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस में 4 जगह काइनेज है और 1 जगह डिहाइड्रोजिनेज है, जबकि क्रेब्स साइकिल में 4 जगह डिहाइड्रोजिनेज है और 1 जगह काइनेज है। बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। फिर से बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस में 4 जगह काइनेज, 1 जगह डिहाइड्रोजिनेज है, जबकि क्रेब्स साइकिल में 4 जगह डिहाइड्रोजिनेज है और 1 जगह मात्र काइनेज है। एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि ये जो जीटीपी है ना, ये तुरंत एटीपी में कन्वर्ट होता है थ्रू कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग शब्द यूज किया गया है, याद रखिएगा। जीटीपी इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एटीपी। ये बात अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अब चलिए, बात ये तो हो गई क्रेब्स साइकिल और ये हो गया
ग्लाइकोलिसिस की कहानी। तो याद रखिए मेरा जुमला, चाचा चाची इन ओलंपिक, ये 6 कार्बन की फैमिली। सास ससुर फादर मदर इन ओलंपिक, ये 4 कार्बन की फैमिली। 6 कार्बन की फैमिली को 4 कार्बन से जोड़ने वाले भैया का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये भाई साहब खुद 5 कार्बन है, अपने ठीक पहले एक CO2 निकलवाएंगे और अपने ठीक बाद एक CO2 निकलवाएंगे। क्या समझ में आया? एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन था उसके सारा का सारा हम लोगों ने भाई साहब तोड़ ताड़ दिया। सोचो कैसे, देखो 2 CO2 तो यहां निकल गया बेटा, और 2 CO2 यहां पे और 2 CO2 यहां पे, तो 2 2 4 और 2 6। आप यहां पे 2 CO2 और लिख दीजिए, 2 मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया, सो इजी। अब देखो क्रेब्स साइकिल के इमीडिएटली बाद हम लोग थोड़ा एक चीज और तय करें आप लोगों के साथ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। मैं इस पर तुरंत चर्चा करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। फिर इसके बाद बैठ करके हम लोग फर्मेंटेशन और बैलेंस शीट के बारे में डिटेल चर्चा कर लेंगे। इज इट क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? हाँ है ना? सेट हो गया सर, सेट हो गया, थैंक यू। मामला सेट हो गया ना भाई? क्रेब्स साइकिल समझ में आ गई प्रॉपर, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों पेसमेकर एंजाइम कहते हैं फ्रक्टोकाइनेज को। यस और नो माय डियर? चलिए आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए अब सुनिए, अब यहीं पे लगे हाथ हम लोग ETS को निपटा देते हैं। देखिए ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थोड़ा सिस्टम और चेन में एक डिफरेंस होता है बेटा। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ही बात है। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, दोनों में डिफरेंस है। सिस्टम अलग चीज होती है और कॉम्प्लेक्स अलग चीज होता है। आइए बताता हूं कैसे और कहां पे। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमेशा एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा, एक मिनट। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमेशा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कहानी है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छे से पता आपको? अब जरा सोचो एक मिनट। पहले तो मैं आपको कुछ चीजों के बारे में चर्चा करूं। अरे सीधा नहीं खड़ा होता क्या भाई? चलो तो कोई बात नहीं। ये वाला ओके। हाँ जी, सुनिए बेटा, मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए। मैं आपसे एक बात कहूं कि थैंक यू सर, आकाश सर बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की। ये देखिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देख बेटा, अब जो डिटेल चर्चा करते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है मेरे बच्चों। अब इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये है हमारी लिपिड की बाई लेयर। क्लियर है? अब जरा कहानी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे लेके आते हैं, ठीक है? अब सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस यहां मौजूद हैं। ये मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसको C1 लिख दिया। मैं यहां लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 2, मैंने इसको C2 लिख दिया। ये है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये मैंने इसको C3 लिख दिया। ये है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और माय डियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये C5 है। लिसन मी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में, तो ETS में कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं इसको बिल्कुल जल्दीबाजी ना करके
इसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने रख देता हूं। ठीक, चलो भाई। भोजपुरी में ठीक है, समझा देंगे बेटा। तब सुन, भोजपुरी में सुन लो। अब देखो इधर, एक एक चीज, छोटी छोटी बातों को आप लोग समझिएगा ध्यान से। C1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है बेटा, इसको कहते हैं FMNFES प्रोटीन। ये याद रखिएगा। इससे हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये एंजाइम भी है, ये एंजाइम भी है, और इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन में है। इसको कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन लेके बैठा हुआ है। ये देखिए, ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, और इसे आप कहते हो, ये भी एंजाइम है, इसको कहते हो ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, ये कहलाता है साइट। ये भी आयरन कॉपर प्रोटीन है, इसमें 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं, 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं। इसे आप कहते हो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेटल आयन नहीं होता है। इसको कहते हो आप ATP सिंथेटेज एंजाइम। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इस कॉम्प्लेक्स की खासियत यह होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कराता है, और ये हाइड्रोजन आयन का पंप भी है। माइंड द स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, बट नॉट प्रोटॉन पंप। नॉट प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप नहीं है। रिमेंबर माय वर्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और ये साथ में हाइड्रोजन आयन का पंप भी है। ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, पर साथ में ये हाइड्रोजन आयन का पंप भी है। और ये इलेक्ट्रॉन का कैरी नहीं करता है, बट याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन का पंप है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। ये सभी लोग पंपिंग नीचे की तरफ करेंगे, ये नीचे की तरफ करेंगे, ये नीचे की तरफ करेंगे, वो बाहर की तरफ करेगा। लिसन वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अंतर है। देखिए, जितने जगह पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को लेके आगे जा सकते हैं, उस सभी लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हिस्से हैं। बट आप एटीपेस को देखिए, उसका इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से कोई मसला नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्लस एटीपी मिलकर के बनता है, एटीपेस मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात देखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब यहां पे ये जितने भी लोग हैं आपको दिख रहे हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है अपने पोजीशन पे, ये भी फिक्स है अपनी पोजीशन पे, ये भी फिक्स है अपनी पोजीशन पे, और ये भी फिक्स है अपनी पोजीशन पे। एवरीवन जो मैंने लिखा हुआ C1, C2, C3, C4, इवन C5, everyone is fixed in membrane। इसका मतलब all of them are a transmembrane protein। ये सभी के सभी transmembrane proteins हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? क्या यहां से इलेक्ट्रॉन उछल के इसके पास जाएगा? क्या यहां से इलेक्ट्रॉन उछल के इसके पास जाएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था नंबर एक कि जितने लोग हैं, कुछ लोग फिक्स रहेंगे और कुछ लोग चलते फिरते रहेंगे। रिमेंबर द वर्ड्स, चलते फिरते रहेंगे। चलते फिरते रहने का मतलब क्या है बेटा? चलते फिरते रहने का मतलब क्या है? उनकी मोबिलिटी होगी। याद रखिएगा, यहां पे होता है यूबीक्विनोन। ये इस पूरे लिपिड बाइलेयर में ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में बड़े मस्त तरीके से मूवमेंट करता है बेटा। फैट सॉल्युबल है भाई, बहुत बार का सवाल है
कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन में बड़े आराम से मूवमेंट कर लेता है। तो मेम्ब्रेन में मूवमेंट एक ही आदमी करता है, उसका नाम है बहुत प्यार से यूबिक्विनोन। याद रखिए, कल भी मैंने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई ना कोई क्यूनोन बंधु ही होंगे। प्लास्टोक्यूनोन लाइटेशन में, और यहां पे देखिए यूबिक्विनोन आ गया। तो अब सुनो, ये फैट सॉल्युबल मोबाइल एलिमेंट है, ये फैट सॉल्युबल मोबाइल एलिमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब सोचो, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को पिक करके यहां देगा, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन को पिक करके वो यहां देगा। मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन तो सोचो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन को लेता है और देता कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को है। क्लियर हो गई बात? अब सोचो, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास कैसे जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में यहाँ एक बहुत बड़े भाई साहब पाए जाते हैं, जिनका बड़ा ही नाम है दुनिया में, बहुत रोला है इनका, और उस रोले वाले भाई साहब का नाम है यहाँ पे साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी ये भी मोबाइल है और वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। और इसकी पोजीशन देखो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी इनर साइड पे, मतलब जहां पे स्पेस की तरफ है ये। तो ये हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गए। एक बात याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है। ये अलग बात है कि हम लोग लिखते पढ़ते समझते समय हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाने का मतलब है कि वो 2 बार साइकिल चली है, तभी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। ये क्लैरिटी बात आई कि नहीं आई? यस और नो, टेल मी। चलो अब सुनो एक और मजेदार बात, और कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा था बेटा, एएस, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अभी इस पे आते हैं बेटा कि पूरा प्योर प्रोटीन और प्योर फैट नेवर यूज इन रेस्पिरेशन, विल टॉक अबाउट। पहले खत्म कर ले, श्योर मैं बात करूंगा इस पे 100% बेटा। क्लियर है? अब सुनिए, एक बात और बताऊं आपको मैं, इस पूरे चक्र में देखिए, जहां जहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो की चर्चा हुई है वहां पे आयरन जरूर है, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात नहीं हुई है वहां पे आयरन है ही नहीं। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कोई मतलब नहीं है, तो यहां आयरन है ही नहीं। और देखो हर जगह जहां जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वहां पे आयरन है। लेकिन आखिरी कॉम्प्लेक्स में याद रखिएगा, यहां कॉपर के 2 सेंटर्स होते हैं, वहां आयरन सल्फर ना होकर के आयरन कॉपर सेंटर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की चर्चा कर लेते हैं, फटाफट लगे हाथ। अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं अलग अलग चर्चाएं आप लोगों से कर रहा हूं, और बिल्कुल इजी चर्चाएं हैं। ये देखिए, एक काम करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, रुको। अरे ये मिट मिट क्यों नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं। चलो सुनो, मैं यहां पे ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 3, बिल्कुल इजी वे में। मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और मैं यहां लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर 5। देखो ये बहुत इजी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कुछ नहीं मैं कर रहा हूं, मैं यहां पे NADH2 का इलेक्ट्रॉन लेकर के मैं इसको NAD में बना दिया, और ये NAD चला गया है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में ये वापस बन के ये आया है। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ETS चलाना जरूरी है, ध्यान देखना। अब एक बात समझो, हर एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो से 2 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो 4 H आयन की पंपिंग हर पंप करेगा। हर पंप की ये एबिलिटी है, ध्यान देना, जितने भी हाइड्रोजन आयन पंप हैं, हर पंप की एबिलिटी है कि जब उसके रास्ते 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो
मैट्रिक्स में से 4 एच आयन की वो कमी करेगा। फिर से बोल रहा हूं, हर पंप की यह विशेषता है कि जब उसके रास्ते 2 इलेक्ट्रॉन का पास होगा तो वहां से मैट्रिक्स में वो कुल 4 हाइड्रोजन आयंस की कमी करेगा। रिमेंबर माय वर्ड्स। अब देखिए इधर ध्यान सुनिएगा, यहां पे आप देखो तो अब इस पंप से काम होगा तो इस पंप से कुल 4 एच आयंस गिरेंगे विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विनोन। यहां पे यूबिक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को जब ले लेगा, देखो प्रोटॉन गया नीचे, इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन हो गया नेगेटिवली चार्ज, ऊपर से 2 एच आयन को कैरी करेगा, ये बन गया UbQH2 और फिर ये वापस इस साइकिल में आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसको देगा। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे पास करेंगे तो फिर से कुल 4 एच आयन इसी साइकिल के रास्ते गिरेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम C के पास और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने कुल 2 एच आयन गिराए। सर आप तो 4 कह रहे थे, आप तो 4 कह रहे थे, फिर आपने यहाँ पे 2 क्यों गिराया? यस, आप देखिए यहाँ पे 2 एच आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन मिल करके बना लेता है बेटा H2O। तो अब देखो इस ये भी पंप मैट्रिक्स में 4 एच आयन की कमी कर रहा है, 2 गिरा के 2 यूज करके। ध्यान देना, ये 1 इलेक्ट्रॉन के फ्लो से 4, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आप करोगे यहां पे तो ये 2 बार साइकिल चलेगी, 2 टाइम्स चलेगी और 2 टाइम्स चलने के बाद यहाँ पे 4 एच आयन गिरेंगे, फिर यहाँ 2। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बेटा कि अगर मैं देखूं NADH2 के इलेक्ट्रॉन से कितने पंप काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 3 हाइड्रोजन आयन पंप रनिंग है, RUNNING रनिंग है। और इसीलिए ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, 3 एच आयन पंप रनिंग है, इसीलिए NADH2 से 3 ATP बनता है। NADH2 से 3 ATP बनने की वजह यही है, एकदम क्लियर मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। NADH2 से 3 एच आयन पंप होते, 3 एच आयंस के पंपिंग स्टार्ट होती है, मतलब 3 पंप्स काम करते हैं, 3 पंप्स काम करते हैं, हर पंप से एच आयन पंपिंग होती है। इस वजह से NADH2 से 3 ATP सोर्स जनरेट होता है, इसलिए हम कहते हैं यहां पे 3 ATP सोर्स जनरेट होता है। ये बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस बात मैं आपको बताऊं कि पब्लिक यहां पे एच आयन का नंबर काउंट करके और ATP बनाना चालू कर देती है। अरे भाई, उसी एनसीईआरटी में कभी 4 एच आयन देता है कि 4 एच आयन के जाने से 1 ATP बनता है, कभी 2 एच आयन के जाने से 1 ATP बनता है। ये क्या मसला है भाई? हमें तो उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। और एक बात बताओ, क्या 4 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन आयन के स्पेस में आ जाने से क्या इनफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा जिससे कि 3 ATP बन जाएगा? आंसर है नहीं। आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बार ये पंपिंग करनी पड़ेगी, तब जाके कहानी होगी। तो डू नॉट कंफ्यूज विद द नंबर्स, सीधी बात, नो बकवास। NADH2 से 3 हाइड्रोजन आयन पंप रनिंग है, इसलिए 3 ATP का सोर्स जनरेट होता है। और अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी अभी की ताल ठोक के बोलूं, उसमें कहते हैं कि 4 एच आयन के जाने से 1 ATP बनता है, तब भी ये बात सही होती है कि यहाँ 4 और यहाँ 2। इसका मतलब क्या हुआ जरा सोच के देखो, 2.5 ATP का सोर्स बन रहा है और 2.5 को हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं 3 के। तो NADH2 से कुल मिला के बेटा 3 ATP जनरेट होता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आयन पंप्स वर्किंग है। और क्या होगा जब यहां पे ढेर सारा एच आयन डेवलप हो जाएगा, तो इस एच आयन को जब यहां से आप पास करोगे तो यहां पे बनेगा ATP। अब ये नई एनसीईआरटी में इसको 4 एच आयन लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया NADH2 के इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन मैंने अलग से बनाऊंगा, मैं बिल्कुल अलग से बनाऊंगा। मैं देखो यहां पे मैं बना रहा हूं FADH2 वाला। ये देखिए, ये है, ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जरा सुनना ध्यान से, यहां पे देखो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब क्या हुआ भाई, यहां पे आप देखिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कायदे से।
मैं यहां लिख रहा हूं FADH2 कन्वर्ट हुआ FAD+ में। अब क्या हुआ भाई, इस भाई ने अपने इलेक्ट्रॉन और अपने प्रोटॉन दोनों दे दिए इनको। अब ये भाई साहब को पंपिंग आती नहीं है, इन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूबिक्विनोन को दे करके इन्होंने यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चले आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, ये वापस साइकिल में चली जाएगी, ये 2 टाइम साइकिल चलेगी, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 हाइड्रोजन आयन को आप पंप करेंगे। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर C के पास, फिर यहां से जाएगा और यहाँ कुल फिर से 2 H आयन यहाँ गिरे और 2 ऊपर यूज हो गए, 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू बन जाता है H2O। तो आप देखो ना सही कि FADH, अब ये FADH2 कहां गया, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से वापस बन के आ गया। तो कहने का मतलब क्या है यार, मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से सिर्फ 2 पंप रनिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से सिर्फ 2 पंप रनिंग है, मतलब FADH2 से सिर्फ 2 पंप रनिंग है, C3 एंड C4। इसीलिए FADH2 से सिर्फ 2 ATP का जनरेशन होता है। फिर से बोल रहा हूं, FADH2 से सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का जनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 पंप रनिंग है बेटा, ओनली 2 पंप्स आर रनिंग, और इसीलिए कहते हैं कि वो ATP का जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 का है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। NADH2 से 3 हाइड्रोजन आयन पंप काम करते हैं, FADH2 से सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन पंप काम करते हैं। इसमें तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने में जो FADH2 की भूमिका है वो 2 पंपों की मदद से है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट करने में NADH2 की जो भूमिका है वो 3 पंपों के बदौलत है। इसीलिए वहां पे 3 ATP का जनरेशन का सोर्स मान लेते हैं, यहाँ 2 ATP जनरेशन का सोर्स मान लेते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ के रास्ते जब हम 4 हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तो यहाँ पे आप ATP बनाओगे। और आप जरा सोचो 1 मिनट के लिए, यहाँ पे 4, अगर हम कहें नई एनसीईआरटी की माने कि 4 हाइड्रोजन आयन के जाने से भी 1 ATP बनता है, तो यहाँ 1.5 बन रहा है, 1.5 ATP बन रहा है भाई, 6 हाइड्रोजन आयन गिर रहा है कि नहीं। हम 1.5 को कितना मान लेते हैं, कंप्लीट 2 मान लेते हैं, सीधी सी बात है। तो आप किसी भी तरीके से कहिए, किसी भी तरीके से कहिए, ये सवाल ऐसे आता है। और सुनो, अभी तक नीट में ये सवाल नहीं पूछा गया है कि कितने हाइड्रोजन आयन के जाने से 1 ATP बनता है। हाँ, अगर हमारी किस्मत खराब रही तो हो सकता है पूछते, तो नई एनसीईआरटी में अब कहता है कि 4 H आयन के जाने से 1 ATP बनता है। सीधी सी बात है कि नहीं। तो ये कहानी आप समझना जरा, ये कहानी पूरी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रही। अब यहीं पे ना मैं लगे हाथ एक और बात मैं आप लोगों से चर्चा कर ही देना चाहता हूं, वो ये है कि समटाइम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, कि साइनाइड कहां बाइंड करता है। तो साइनाइड की बाइंडिंग साइड हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे होती है। CN- ऑलवेज बाइंड्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन को रोकता है। कौन? साइनाइड। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सारा। रोटेनॉन यूबिक्विनोन के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। आप पढ़े होंगे ना वो अनकपलर्स, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये अनकपलर क्या होता है बेटा, ये अनकपलर आकर के और इस एटीपेस के बगल में बैठ जाता है, बोलता है यार H आयन तुम एटीपेस के रास्ते जाते हो, तुमको यूज करके वो एटीपी बनाता है, तुम मेरे रास्ते जाओ, मैं कोई एटीपी नहीं बनाऊंगा। तो अनकपलर क्या करता है, ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, कपलिंग प्रोसेस हो रही है, एटीपी का बनना और हाइड्रोजन की पंपिंग कपलिंग कहलाती है। तो जो कपलिंग को रोक दे वो अनकपलर है। और अनकपलर की वजह से क्या होता है, जिस ग्लूकोज से एटीपी बनने जा रहा था उससे ग्लूकोज से एटीपी नहीं बनेगा, पर हाँ क्रेब्स साइकिल ETS चलता रहेगा। ये क्लियर हो गई बात। अब जरा आओ 1 मिनट के लिए इस वाले सेगमेंट पे वापस से, इस क्रेब्स साइकिल पे। आप मुझे एक बात बताओ कि पूरी कहानी में, सुनना ध्यान से बेटा, इस पूरे प्रकरण में एक बात मुझे समझ में आ रही है, वो ये कि क्रेब्स साइकिल में कहीं पर भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, कहीं पर भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है। बावजूद इसके हम क्यों कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल एक एरोबिक प्रोसेस है। देखिए इस क्रेब्स साइकिल में मिलने वाला, देखो यहां NADH2 मिल रहा है,
NADH2 तब मिलेगा ना जब यहाँ पे NAD लगेगा। और NAD का सोर्स कहाँ से है? NAD का सोर्स कहाँ से है? ये देखो आप लोग, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन को हटा दूं, इमेजिन करो, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? जैसे आप ऑक्सीजन को हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद होगा तो NAD का बनना बंद हो जाएगा, और जब NAD का बनना बंद हो जाएगा तो क्रेब्स साइकिल की 3 जगहों का रिएक्शन बंद हो जाएगा। अब क्रेब्स साइकिल बंद हो गई। इसका मतलब विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन क्रेब्स साइकिल दे आर एरोबिक बिकॉज दे नीड्स NAD प्लस which is comes after ETS cycle. Sorry, ETS pathway. ETS is not a cycle, it's a pathway. साइकिल सिर्फ क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस ही पाथवे है। साइकिल मतलब चक्र बनना, और पाथवे मतलब एक डायरेक्शन में जाना। क्लियर है? अब चलिए सुनिए, अब मैं बात करूं यहां से जरा कि अभी पूरी जो कहानी है उस कहानी में, एक मिनट रुको, इस पूरी कहानी में कितना बैलेंस शीट, क्या क्या बना, कितना ATP बना, कहां से क्या क्या चीजें हुई, तो आइए मैं बैलेंस शीट की चर्चा आप लोगों से करूं। और बैलेंस शीट आपको ही पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है पूरे हमारे रेस्पिरेशन का। हाँ महेश बेटा बिल्कुल सही आपने कहा। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये माइंड स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये भी बाहरी है, बिना ऑक्सीजन, बिना एक्सटर्नल के। हाँ सही है बेटा। अच्छा ठीक है मनीषा, ठीक है बेटा, सॉरी मनीषा। तो कहने का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है बेटा? वो है हमारा ऑक्सीजन, और वो भी हाफ ऑक्सीजन है बेटा, हाफ ऑक्सीजन ना, नॉट O2, हाफ ऑक्सीजन। अब जरा मैं बैलेंस शीट की चर्चा करूं आप लोगों से 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, तो सुनिएगा। इधर देखो, ये हमारे पास एक ये देखिए, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा ये हमारे पास है ETS चलाने की जगह, मान लेता है ये ETS। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, ये आप बहुत ढंग से रखना, कॉपी में लिखते ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे खूब सारे सवाल आते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे ग्लूकोज। ग्लूकोज से वेरियस स्टेप्स होने के बाद आप बनाते हैं मेरे बच्चों यहां पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता रहा हूं आपको, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। इस पूरी कहानी में आप बनाते हो 4 ATP, और पूरी कहानी में आप फिर से बनाते हो 2 NADH2, और यहां आप यूज कर लेते हो 2 ATP। अब ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एंट्री मारता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से बेटा चलती है लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन बनाते हो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलकर बेटा बनाता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, अब सुनिएगा, क्रेब साइकिल के इसमें प्रोडक्ट्स क्या बने बेटा? तो इसमें प्रोडक्ट बना 2 NADH2 और 2 CO2। इसका प्रोडक्ट क्या बना बेटा? तो इसका प्रोडक्ट बना 2 NADH2 एक बार, फिर 2 NADH2 एक बार, फिर 2 FADH2 एक बार, फिर 2 NADH2 एक बार, और फिर 2 GTP एक बार, और फिर 4 CO2 एक साथ। ये क्रेब साइकिल की कहानी रही। अब देखते हैं कितना ATP कुल कहां से बन रहा है। तो देखिए, लिंक रिएक्शन वाला
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तो अब यहां से कुल आप देखोगे 6 एटीपी बनाएगा। ये भी जब इसमें एंट्री करेगा बेटा तो 6 एटीपी बनाएगा। ये भी जब एंट्री करेगा इसमें बेटा तो ये भी 6 एटीपी बनाएगा। ये जब एंट्री करेगा मेरे बच्चों तो कुल आपको पता है 4 एटीपी बनाएगा। और ये जब भी एंट्री करेगा तो ये भी कुल मिला के 6 एटीपी बनाएगा। अब जरा गिन लो कि इससे क्या क्या बना। अब सुनो, ये 2 जीटीपी तुरंत 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा सोचो एक मिनट, NADH2 जब मैलेट एस्पार्टेट शटल के रास्ते अंदर जाएगा तो यहां पे 2 NADH2 को यहां पे 2 NADH2 रिसीव करते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल के रास्ते में, बोल रहा हूं मैं। तो इस 2 NADH2 से भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुल 6 एटीपी बनाएंगे। अब इसको हम पूरा गिनते हैं। गिनने के बाद मैं यहां पर टोटल अगर मैं करूं तो टोटल गिनते हैं कितना हुआ, 6 6 12 18 24 28 और 28 और 6 कितना होता है बेटा, 28 29 30 31 32 33 34 34 एटीपी आप बना रहे हो ETS से। इसको कहते हो आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अब इसको जोड़ो प्लस 2 मॉलिक्यूल 2 एटीपी यहां से, और मैं यहीं पे जोड़ देता हूं 4 एटीपी प्लस 4 एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस वाला है। ये कुल मिला के ये बन गए 34 और 6 40 एटीपी, और 40 माइनस 2 एटीपी आप कर देगे हो तो आंसर हो जाएगा 38 एटीपी। ये जो 6 आप बना रहे हो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 कहते हो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है बेटा। सबस्ट्रेट SLP कहते हैं। इसका मतलब SLP से कुल 6 बने, ऑक्सीडेटिव से कुल 34 बने, 34 और 6 40, 40 माइनस 2 38 एटीपी। क्या मैं आप सभी लोगों को ये सर इस साइड के बाद थोड़ा सर, अच्छा ठीक है आप ले लीजिएगा इसको, रहमान साहब आप इसको ले लेंगे, ठीक है ठीक। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये स्क्रीन साइड बिल्कुल दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए, मैं हट गया यहां से। आप ये पूरा साइड आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। पूरा एटीपी का देखो कैलकुलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग ले लिया बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, पक्का? ओके थैंक यू माय डियर। दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द इंटायर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की अलग से यहाँ पे गणना कर दूं तो ग्लाइकोलाइसिस देखो कुल 6 यहाँ पे बन रहे हैं एटीपी, 4 यहाँ, 6 4 10 माइनस 2 8, 8 यहाँ और 30 वहां तो 38 हो गए। और अगर कोई पूछे कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन एनारोबिक कंडीशन, तो एनारोबिक कंडीशन में बेटा NADH2 से एटीपी नहीं बनेगा, फिर उसमें आपको सिर्फ 2 एटीपी का नेट गेन होगा, सिर्फ 2 एटीपी का नेट गेन होगा। रिमेंबर माय वर्ड्स, सिर्फ 2 एटीपी का नेट गेन होगा बेटा। अब आइए, ये तो हमारा बैलेंस शीट हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे 1 मिनट एक और छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा, और वो चर्चा है कि पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है। पायरुविक एसिड जो बना है, पायरुविक एसिड के 3 भविष्य है हमारे पास। आइए बात करते हैं कैसे, और थोड़ा ध्यान सुनना क्योंकि ये फर्मेंटेशन पढ़ाने जा रहा हूं, और आपको पता है कि फर्मेंटेशन से नीट में हर साल एक सवाल आता ही आता है, ये बात आपको भी पता है ढंग से। पानी नहीं है क्या? ठीक है, अब सुन बेटा, थोड़ा ध्यान सुनना कि फर्मेंटेशन क्या होता है। रिमेंबर माय वर्ड्स। देखिए, मैं इसको
कंप्लीट 3 हिस्सों में बांटता हूं। सुनो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। पायरुविक एसिड के 3 भविष्य हैं। सबसे पहला देखिए, ध्यान से देखना, देखो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज यहां मिल करके बनाता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पे आपको 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से यहां बनता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और इस रिएक्शन में आप बनाते हो NAD से NADH2। ये आप यहां पे ऐसे बनाते हो। ध्यान सुनना, अब अगर आपके सिस्टम में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, लो कंसंट्रेशन, लो CO2, लो ऑक्सीजन, तो ये पायरुविक एसिड अब यहां बनाएगा लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे बेटा, और यहां पे NADH2 इस्तेमाल होके NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपके पास कुल नेट गेन ऑफ ATP होगा सिर्फ 2 ATP, क्योंकि 4 बनेगा और 4 में से 2 खत्म हो जाएगा। यहां 4 बनाइए ATP और यहां 2 ATP यूज करिए, ATP है यूज करिए, तो कुल मिला के 2 ATP का गेन होगा। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पे ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं नो CO2, यहां पे CO2 रिलीज नहीं होता। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पायरुविक एसिड इज द लास्ट एक्सेप्टर, क्योंकि पायरुविक एसिड ही NADH2 के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो NAD में कन्वर्ट हो रहा है। और हु इज द डोनर ऑफ, हु इज द डोनर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो डोनर है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज द डोनर एंड एक्सेप्टर इज पायरुविक एसिड। ये सवाल खूब पूछा गया है। इस पूरे फर्मेंटेशन में कोई भी बाहरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं है। चलो अब सुनो दूसरी बात, एक और कहानी सुनो, एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनो मेरे से। ये देखिए, ये है ग्लूकोज। आप ग्लूकोज से बनाइए 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, बना लिया आपने। अब इस पायरुविक एसिड को बेटा 1 मिनट के लिए रुको। अब यहां पे मैंने इरेज किया और आपको मैं फिर वही बात लिख देता हूं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये हुआ। और इस रिएक्शन में जो हमारे को प्रोडक्ट मिला वो NADH2 मिला। कहां से मिला? NAD+ से, ये ऐसे मिला। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ये कैसे हो गया? हाँ, यहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, एनारोबिक सिचुएशन है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड अब यहां पे तुरंत बनाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड आपको पता है कि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एसिटल्डिहाइड सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड है। डेफिनेटली यहां पे 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होंगे और यहां बन जाएगा C एल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? एल्कोहल। CH2OH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब ये एल्कोहल आप देखिए 2 मॉलिक्यूल बना। इस एल्कोहल को बनाने के लिए आपको यहां NAD का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस कहानी में भी देखो आप, हार्डली आपका जो नेट गेन है, नेट गेन 4 - 2 = 2 ATP का है। सिर्फ 2 ATP का नेट गेन है।
अब एक बात बताओ, इस पूरी रिएक्शन में हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? एसिटल्डिहाइड। इसमें कौन है? पायरुविक एसिड। इसमें कौन है? एसिटल्डिहाइड। कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। हु इज द डोनर? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हु इज द एक्सेप्टर? एसिटल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एल्डिहाइड ही एक्सेप्ट कर रहा है, तभी यहां अल्कोहल बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, these two things are, ये थोड़ा बहुत क्या हो गया? चलो सुनो, ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको पता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एनसीईआरटी लिखती है कि हार्डली उसकी 7% एफिशिएंसी होती है। बड़ी पुअर एफिशिएंसी भाई साहब, बहुत ही पुअर एफिशिएंसी है। 7% एफिशिएंसी है, मतलब जितना भी ग्लूकोज का पार्ट बन रहा है, जो एनर्जी बननी चाहिए, वो एनर्जी ना बन के और वहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। पार्शियल ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, और यहां पे एनर्जी की एफिशिएंसी बहुत ही पुअर होती है। तीसरा आपको पता है, यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, लिंक रिएक्शन। मैंने अभी आपको पीछे बता दिया कि लिंक रिएक्शन क्या होता है। तो लिंक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो वहां जाकर के वो लिंक रिएक्शन परफॉर्म करता है और वहां एसिटाइल कोजामे बना करके और सारा क्रेब्स साइकिल चलाता है। ये बात क्लियरिटी पे आई बेटा? तो ये हो गया आप लोगों का फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ग्लाइकोलाइसिस। अब मैं बात करूं तो सबस्ट्रेट की। देखिए, रिस्पायरेशन में यूज होने वाले दो सबस्ट्रेट होते हैं, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन उनको कहते हैं जहां पे सामान्य फैट और सामान्य प्रोटीन जो हमारे सेल्स में स्टोर होता है, और वो यूज होता है, सॉरी प्रोटीन बोल दिया मैंने, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, अगर वो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है तो उसको कहते हो कि अरे भाई साहब, ये जो रेस्पिरेशन चल रहा है ये फ्लोटिंग टाइप का है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है। लेकिन बेटा अगर मैं बात कहूँ आप लोगों से कि अगर रेस्पिरेशन ऐसा हो कि इसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों खत्म हो जाए, और उसके बाद अगर आपके शरीर में अब कुछ बचा नहीं और अंततः आपके जो प्रोटीन्स हैं, जो आपके मेम्ब्रेन के इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं, जो आपके अदर चीजों में प्रोटीन्स हैं, अगर वो प्रोटीन्स इस्तेमाल होने लगे भाई साहब, तो आप समझ जाइएगा कि खतरे की घंटी बज चुकी है और सेल अब मरने वाली है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज द लास्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज यूज्ड बाय द सेल, और ये बहुत हार्मफुल होता है बेटा, इट्स टू मच हार्मफुल। तो याद रखिए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हार्मफुल है। लेकिन अगर यही बात आ जाए कि सर अगर प्रोटीन ही स्टोर्ड फूड मटेरियल हो, तो जैसे एग्जांपल लिया जाए, मेज में, मक्के में प्रोटीन ही स्टोर्ड फूड मटेरियल है, फिर क्या करोगे बताओ? सोचो, उस केस में अगर प्रोटीन स्टोर्ड फूड मटेरियल है तो उस समय जो अगर वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस समय उसको कहोगे अरे यार ये तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। तो उसका एक्सेप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। आरक्यू क्या होता है वो बता देता हूं। रिस्पिरेटरी क्विसेंट का मतलब होता है कि कितना CO2 निकला और कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ, इसी के रेशियो को आरक्यू कहते हैं। आरक्यू हमें यह बताता है कि रेस्पिरेशन में किस प्रकार का सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है। जिसकी आरक्यू कम होगी, इसका मतलब अगर सपोज करो किसी की आरक्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना CO2 निकला उतना ही O2 यूज हुआ। अगर किसी का आरक्यू 1 से कम है, इसका मतलब CO2 निकलने की रफ्तार कम और O2 ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। O2 ज्यादा मतलब मोर ऑक्सीडेशन, मोर ऑक्सीडेशन मतलब मोर ऑक्सीडेशन एनर्जी, मोर ऑक्सीडेशन एनर्जी मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड। इसीलिए सबसे ज्यादा आरक्यू कम होता है फैट्स का, और एनसीईआरटी में लिखा है ट्राइपामिटीन। आया हुआ सवाल है नीट में कि ट्राइपामिटीन का जो एक फैट है उसका आरक्यू वैल्यू कितनी होगी, तो बड़ा शानदार आंसर है बेटा इसका, उसकी आरक्यू वैल्यू 0.7 के आसपास होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एक फैक्ट में याद रखिएगा, लोअर द वैल्यू ऑफ आरक्यू मोर एनर्जी रिलीज बाय द सबस्ट्रेट। लोअर द वैल्यू ऑफ आरक्यू मोर एनर्जी रिलीज बाय द सबस्ट्रेट, रिमेंबर माय वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रोटीन का आरक्यू 0.7 से लेके और 1 के बीच में होता है, और फैट्स कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा 1 होता है बेटा, पक्का।
अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको मैं लगे हाथ यहीं पे, कि अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है, अगर इनकी आरक्यू निकालोगे तो वो एक से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मात्रा में ऑक्सीजन सबस्ट्रेट में है। बाहर से कम ऑक्सीजन देना पड़ेगा ऑक्सीडाइज करने के लिए, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए ऐसे सब्सटेंस की आरक्यू ज्यादा होती है और इन सब्सटेंसेस से एनर्जी कम निकलती है। इसीलिए हमारे लिविंग सिस्टम में कभी भी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है या तो फैट होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स को हम रेयरली यूज करते हैं। क्लियर बात? चलिए, इसके बाद इस चैप्टर में एक और बात रह जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है उसका, एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, आइए थोड़ी डिटेल में चर्चा कर देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसका कैसे आएगा सर? आकाश सर, अच्छा आ गया, चलो हाँ, अब सुनिए। बच्चों एक बात और, एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनना। एम्फीबोलिक एम्फीबोलिक पाथवे, पाथवे नहीं है भाई, पाथवे है। ये पूरा देखो रेस्पिरेशन कितना इजी टॉपिक है, और एम्फीबोलिक पाथवे की कहानी को हम लोग क्लियर तरीके से समझते हैं और ध्यान देते हैं। बेटा सुनिए, हमारे पूरे सिस्टम में जो 3 प्रकार के सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं बेटा, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं फैट्स, एक होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, और एक होता है मेरे बच्चों प्रोटीन्स। 3 प्रकार के फैट्स हमारे लाइफ साइंसेस में हैं, ठीक है ना, और इनसे हमारा सिस्टम चलता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि यहां बनता है DHAP और प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, और इनसे बन जाता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, फिर इनसे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर के बेटा यहां पे आप सिट्रिक एसिड साइकिल चलाते हो, और यहां बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और आप यहां बनाते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, और फिर मैलिक एसिड। ये हमारा क्रेब्स साइकिल है। क्लियर है? अब तेरा ध्यान से सुनो, हमारे पास 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे प्लेनेट पे हैं, जो कि बहुत ही इजीली हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को ड्राइव कराते हैं बेटा। क्लियर है? अब सुन, ध्यान से सुनना। फैट्स को अगर आप तोड़ोगे तो फैट्स 2 टुकड़ों में टूटेगा बेटा। एक फैट्स टूटता है, आपको अच्छे से पता है कि फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ध्यान देना, ग्लिसरॉल से आप डायरेक्ट बना सकते हो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फैटी एसिड को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, और इसी फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप जोड़ जोड़ के फैटी एसिड बना दीजिए। इसका तो देखिए पूरी रिएक्शन बायडायरेक्शनल चलेगी। आप इनको जोड़ के आप ये वापस फैट बना सकते हो। तो ये फैट्स की कहानी हो गई। फैट्स को तोड़ोगे तो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्ट जाके एंट्री मारता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, और वहां से जाके आपकी कहानी आगे बढ़ जाती है। ठीक है? इसके बाद देखो प्रोटीन। प्रोटीन जब टूटता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब इन अमीनो एसिड से आप पायरुविक एसिड भी बना सकते हो, और इससे ये भी बना सकते हो। इस अमीनो एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना सकते हो, और इससे आप ये भी बना सकते हो। देखो पूरा रिएक्शन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब जरा एक चीज और देखो, ध्यान से सुनना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या मिलता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से मिलता है टेट्रापाइरोल रिंग।
इसको कहते हैं टेट्रापाइरोल रिंग। देख बेटा ध्यान से, ये देखो, ये P फॉर पाइरोल, P फॉर पाइरोल, P फॉर पाइरोल, P फॉर पाइरोल। मैं यहां लिख देता हूं, P स्टैंड फॉर PYROL, पाइरोल। अब जरा सोचो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से पाइरोल का एक स्केलेटन मिलता है, और इस पाइरोल के स्केलेटन में अगर आपने यहां पे मैग्नीशियम आयन डाला है तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल A, B, C। और अगर आपने इसी मैग्नीशियम में, सॉरी सेंट्रल एटम में आयरन डाल दिया तो ये बन जाएगा HEAM, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट ऑफ कैटलेज, हीम पार्ट ऑफ पेरोक्सिडेज, हीम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। गिन लो, गिन लो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितना यूजफुल है। अगर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं रहेगा आपकी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कैटलेज पेरोक्सिडेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के FES प्रोटीन का जो वो पार्ट वो भी नहीं बनेगा। अब जरा सोचो एक मिनट, इसी में अगर मैं कॉपर डाल दूं Cu, तो ये बन जाएगा प्लास्टोसाइनिन। और अगर मैं इसी में डाल दूं बेटा 2 हाइड्रोजन आयन तो ये बन जाएगा फियोफाइटीन, फियोफाइटीन। आप सोच के देख लीजिए, ये सारे सवाल नीट में पूछे गए हैं कि अगर टेट्रापाइरोलिक में आयरन है तो क्या है, टेट्रापाइरोलिक में मैग्नीशियम है तो क्या है, टेट्रापाइरोलिक में 2 H आयन है तो क्या है, फियोफाइटीन है, PS2 का हिस्सा है वो। सोच के देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल ना सिर्फ एनर्जी देती है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत नहीं है तो उस समय हमारी जो क्रेब्स साइकिल होती है बेटा, वो बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस करा के और बहुत सारी चीजों का वो फॉर्मेशन करती है। इट्स क्लियर नाउ, इट्स क्लियर माय डियर। तो ये चैप्टर पूरा आप लोगों का रेस्पिरेशन का खत्म हुआ। एक आप याद रखिएगा, Q10 वैल्यू हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन 2 टाइम्स से ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी के ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने एक एक एनसीईआरटी के टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ा दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे टैकल करते हो। याद रखना, जितने भी मैंने रिवीजन कराया आपका, इस पूरे रिवीजन के स्लॉट से आप निश्चित तौर पे बेनिफिटेड होंगे नीट में। अगला एक चैप्टर और बच गया है जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और उसमें फैक्ट्स ज्यादा बड़े हैं। उस चैप्टर का नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और यहीं पे हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। यार इस चैप्टर में देखो बेटा, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बहुत काट छाट किया गया है। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना काट छाट किया गया है कि फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन जैसी चीजों को इसमें से हटा दिया गया है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो ग्रोथ को डिफाइन किया गया है। मैं एक एक पार्ट को सबसे पहले डिस्कशन कर देता हूं आप लोगों के सामने। सुनिए, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 ही होगा बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 ही होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अगला चैप्टर हमारे पास है, बिल्कुल समय बिना गंवाए हुए हम लोग ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है यार? यार एक बात बताऊं बेटा आप लोगों को, बड़े 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 महारथी लोग ग्रोथ की डेफिनेशन करने चले गए और सबने किया और सबने अपनी डेफिनेशन में गलतियां पाई। फिर भी एक ऑप्टिमाइज्ड और प्रॉपर ग्रोथ की डेफिनेशन क्या हो सकती है मैं बताता हूं आपको। मैं सुनिएगा, हालांकि जो मैं बता रहा हूं उसमें भी कमी है। मैंने बोला ना कि ग्रोथ की प्रॉपर डेफिनेशन आज तक बनी नहीं है, तो जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। ग्रोथ की डेफिनेशन होती है इरिवर्सिबल चेंज इन शेप एंड साइज विद इंक्रीज इन ड्राई वेट इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर आप इरिवर्सिबल चेंज के साथ ड्राई वेट इंक्रीज कर देते हो ना, चेंज शुड बी इरिवर्सिबल। पब्लिक कहती है गुब्बारा फुला देना भी ग्रोथ है। पागल है तू, गुब्बारा फुलाने पे भाई साहब ग्रोथ कैसे होगी?
गुब्बारा तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, आपने फुलाया, हवा निकाला, पिचक गया। ग्रोथ वही मानी जाती है बेटा जहां पे इरिवर्सिबल चेंज होता है। अगर आपने कहा कि नहीं सर मैं लोहा पीट पीट के बड़ा कर देता हूं, तो उसी लोहे को पीट पीट के वापस समेटा भी जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंज अगर आप करेंगे तभी ग्रोथ होगी, और इरिवर्सिबल चेंज करने के लिए आपको ड्राई वेट बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे बायोमोलिक्यूल्स के बढ़ने का स्थान पूरे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म वो साइट है जहां पे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जहां बायोमोलिक्यूल बनेंगे ड्राई वेट बढ़ेगा, ड्राई वेट बढ़ेगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा, और इरिवर्सिबल चेंज का मतलब ग्रोथ हो गई। सीधी सी बात, नो बकवास। दूसरी बात, अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्लांट्स में ग्रोथ इनडिटर्मिनेंट होती है। ये क्या है यार, प्लांट्स में ग्रोथ इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ? आपको पता है एनाटॉमी वाले चैप्टर में एक बात पढ़ाई जाती है कि मेरिस्टेम की एक खासियत है कि जब मेरिस्टेम अपने नंबर को डिवाइड करता है तो डिवीजन के बाद जितना अपनी संख्या होती है पहले उसको रिटेन कर लेता है, बाकी को परमानेंट सेल में कन्वर्ट करता है। जब जब ये मेरिस्टेम करेगा तब तब आप याद रखिएगा कि तब तब ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भविष्य के लिए खुली रहेगी, और ऐसी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो भविष्य के लिए खुली रहती है उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। जिस दिन मेरिस्टेम की सारी सेल परमानेंट में कन्वर्ट हो गई उसी दिन ग्रोथ डिटर्मिनेंट हो गई और ग्रोथ क्लोज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्लोज ग्रोथ। ऐसा हमारे प्लांट्स में सिर्फ एक जगह देखने को मिलता है, उस जगह का नाम है लीफ। इसीलिए लीफ एक डेफिनेट शेप एंड साइज के बाद शेड ऑफ हो जाती है, गिर जाती है और कहानी से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आती है कि ग्रोथ का मेजरेबल है क्या? अरे हाँ बिल्कुल है मेजरेबल, क्यों नहीं है ग्रोथ मेजरेबल? एनसीईआरटी क्या क्या लिख रही है कि ग्रोथ हम ड्राई वेट के इंक्रीज को मेजर कर सकते हैं, फ्रेश वेट बढ़ने को मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल की काउंटिंग करके मेजर कर सकते हैं। इतने पैरामीटर्स अगर हम ग्रोथ को मेजरेबल कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब की लेंथ देख लीजिए, सीडलिंग्स की लेंथ देख लीजिए, हम इन पैरामीटर्स में ग्रोथ का मेजरमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मेरे सारे वर्ड्स याद रखिएगा। आप जब यहाँ पेपर्स दे रहे हो ना अनअकैडमी में, चाहे किसी भी का पेपर दे रहे होगे आप, हर जगह इस पर्टिकुलर पार्ट से सवाल आते ही आते हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि ग्रोथ के कितने फेज होते हैं, तो ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड सेल मैच्योरेशन फेज। सेल डिवीजन इनिशियल फेज होता है, इसको लैग फेज कहते हैं। सेल इलोंगेशन लॉग फेज कहलाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसी में होती है, यहीं पे जे शेप ग्राफ आता है, और स्टेडी फेज जैसी होता है ग्रोथ रेट थोड़ी सबसाइड हो जाती है, कम हो जाता है। तो ग्रोथ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेडी फेज। तीसरी बात, इसके अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ के 3 फेजेस के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ फेज होती है किसमें? तो हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी जोन ऑफ इलोंगेशन में होती है। क्लियर होगी बात बेटा? अब बात आती है कि ग्रोथ के रेट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में ग्रोथ के लिए 2 प्रकार का ग्रोथ ग्राफ हमारे को डिफाइन किया गया है। एक बोला गया है कि अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ, और एक होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ। अब ये अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ क्या होता है भाई? अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ में क्या होता है बेटा कि अगर आप देखेंगे तो ध्यान सुनना, अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ में बिल्कुल सीधी सवाल बता रहा हूं। अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ में क्या होता है बेटा कि आप एक सेल लेते हो मेरिस्टेमेटिक, वो सेल डिवाइड करती है। हर डिवाइड करने वाली सेल, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ये देखो, अब ये सेल 2 सेल है ये। अब सपोज इस सेल में डिवीजन हुआ तो ये सेल तो ऐसी रही, अब ये सेल आगे जाके 2 सेल में कन्वर्ट हुई। अब क्या होता क्या है, ध्यान सुनना, ये वाली सेल और ये वाली सेल एज अ मेरिस्टेम रिटेन हो गई, और ये वाली सेल अब परमानेंट सेल बन जाएगी। फिर अब इस सेल में डिवीजन हुआ तो फिर अब क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, ये 2 सेल तो एज अ मेरिस्टेम रिटेन हो गई, फिर ये एक सेल और फिर ये एक सेल जो बच गई, तो कितनी सेल हो गई? ये देखो, ये 2 सेल एज अ मेरिस्टेम रिटेन हो गई और ये परमानेंट सेल बन गई। तो कहने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ में क्या होता है कि जो भी हमारी सेल्स हैं उसमें से मेरिस्टेमेटिक सेल अपना 50% हिस्सा डिवीजन के बाद एज अ मेरिस्टेम रिटेन कर लेती हैं और 50% हिस्से को छोड़ देती हैं परमानेंट सेल होने के लिए। पर जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ में क्या होता है बेटा, ऐसा नहीं होता। हर एक सेल जो डिवाइड हो रही है पहले डिवाइड होगी, वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट नहीं होगी,
पहले 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 12 बनेगी, सॉरी 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी, 32 से 64 बनेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ में। तो अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ में ग्रोथ रेट कांस्टेंट होती है, और जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ में बेटा ग्रोथ रेट याद रखिएगा एक समय जाके स्टेशनरी हो जाती है। तो अक्सर में देखा जाए तो दोनों के ग्राफ में कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं, और ये सबसे यूजफुल ग्राफ है ये। सॉरी, ये कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया। ये देखो, 2 प्रकार का ग्रोथ ग्राफ मेरे बच्चों सामने आता है, ध्यान देना। एक ये जे शेप ग्रोथ ग्राफ, ये दुनिया का सबसे फेमस ग्रोथ ग्राफ यही है, और इसमें देखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट होती ही होती है। ये लैग फेज है, ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, और ये स्टेडी फेज है। तो ये आपका देखो, ये हो गया अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ और एक हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ। दोनों में एक बात याद रखिएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ ग्राफ का एक फॉर्मूला है LT इज इक्वल टू L0, ये बात याद रखिएगा, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT लिखा हुआ, ये है ऊपर वाले का ग्रोथ ग्राफ का। और ये बहुत फेमस सवाल है, पूछा भी जाता है। और ये अगर मैं बोलूं W1 इज इक्वल टू W0 और ERT है, ERT ये होता है बेटा जियोमेट्रिक ग्रोथ ग्राफ का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले ग्राफ के साथ नीट में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं अगर चर्चा करूं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बात आती है कि एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ? तो इधर देखो, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो अगर एक लीफ छोटी सी है और एक लीफ इसकी 10 गुनी बड़ी है, मान लेते हैं बहुत बड़ी है, और दोनों में मान लेते हैं, मैं 1 मंथ की बात कर लेता हूं, 1 मंथ में इसने भी कुल 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ करी और इसने भी कुल 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ करी। इमेजिन करो, ये देखो, ये भी 5 से 5 और, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट हुआ और स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये 50 था और 5 इसने ग्रोथ कर लिया, तो ये हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सोचो जरा एक मिनट, छोटी लीफ भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ कर रही है और बड़ी लीफ भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का तो सेम आएगा, लेकिन छोटी लीफ याद रखिएगा, छोटी लीफ संख्या में कम होने के बावजूद भी बड़ी लीफ की इतना ग्रोथ शो कर रही है। इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ लीफ छोटी वाली का ज्यादा है और बड़ी वाली का कम है। तो रिलेटिव ग्रोथ ऑफ दिस लीफ इज मोर देन दिस लीफ, बट एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ बोथ लीव्स आर सेम। क्लियर? अब बात आती है, एक होता है कि ग्रोथ की कंडीशंस क्या होती है बेटा। तो अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ की कंडीशंस में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्रोथ की कंडीशन के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए, वाटर प्रॉपर चाहिए या मॉइस्चर जिसे कहते हैं प्रॉपर चाहिए, हार्मोन्स की बैलेंसिंग होनी चाहिए, तब जाके आप एक ऑप्टिमम ग्रोथ शो कर पाएंगे, अदरवाइज ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी इसमें से आपने किसी भी चीज को कम कर लिया तो ग्रोथ की कोई संभावना आपको नहीं नजर आएगी। दूसरी बात, टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रोथ में टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज में नहीं है तो आप ग्रोथ अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगली बात अगर मैं करूं तो एनाटॉमी का एक सेक्शन है जिसे आप कहते हो डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। भाई सुनिए, अगर किसी मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन हुआ, उससे एक जैसी सेल बनी, इलोंगेशन हुआ और उससे डिफरेंशिएशन हो गया, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन होना। और डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट सेल का बनना। और अगर सोचो जरा, परमानेंट सेल में वापस किसी परिस्थिति में डिवीजन डेवलप हो जाता है, इमेजिन करिए कि किसी विशेष परिस्थिति में परमानेंट सेल में वापस से डिफरेंशिएशन वापस से सेल डिवीजन चालू हो जाता है, तो आप उसे कहते हो डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन का नतीजा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट्स। ये सभी के सभी परमानेंट सेल में रीडिवीजन की कैपेसिटी जनरेट होने की वजह से बनती है। अब सपोज करो रीडिफरेंशिएटेड सेल से सेल डिवीजन हुआ, इलोंगेशन हुआ और वापस परमानेंट सेल बना, उसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल अगर कोई पूछे आपसे तो बताइए, खुल के बताइए कॉर्क, खुल के बताइए सेकेंडरी कॉर्टेक्स, खुल के बताइए
डाइकोट रूट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और खुल के बताइए सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये सारे एग्जांपल्स मैंने कोट कर दिए, और अगर आपको याद है तो ये सारा पेज नंबर 244 44-45 पे लिखा हुआ है ये सारी कहानी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेटे, तो आपके एनसीईआरटी में प्लास्टिसिटी लिखी हुई है। यार ये प्लास्टिसिटी क्या होती है भाई, क्या होती है प्लास्टिसिटी, जरा एक मिनट देखते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी क्या होती है भाई, देखिए मान लो ये धनिया है, क्या है हिंदी में लिख रहा हूं, चलो मस्त चीज हिंदी में, धनिया। ये धनिया का यंग लीफ है। अब ये यंग लीफ डेवलपमेंट के मिड में ये इस तरीके से इसमें कट्स लगते हैं कि इट बिकम्स फाइब्रस। इसको अब चटनी स्टेज कहते हो। अरे याद करो ना यार, मजाक में नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपको मार्केट में धनिया की पत्ती मिलती है ना, वैसी तो होती है। तो देखो यंग स्टेज में धनिया की पत्ती में कोई मार्जिन में कटफट नहीं था, यहाँ पे कटिंग हो गई, और यही धनिया की पत्ती को अगर आपने खेत में छोड़ दिया तो यही धनिया की पत्ती मसाला स्टेज में फाइब्रस हो जाती है। ये देखो ये फाइब्रस हो गई मसाला स्टेज। ये क्या मस्त चीज है भाई। तो इसका मतलब धनिया की पत्ती में डेवलपमेंट के 3 अवस्थाओं में 3 अलग अलग शेप होता है। यंग स्टेज में इंटायर लीफ है, मिड ऑफ द एज में कटीफटी लीफ है, डीकंपाउंड लीफ कहते हैं उसे बेसिकली, और जब वो मेच्योर हो जाती है तो फाइब्रस हो जाती है। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। अगर किसी की मॉर्फोलॉजी डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, उसे कहते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ये धनिया की पत्ती में बड़ी शानदार दिखती है आपको। इसके बाद एक बटर कप जिसे रेननकुलस कहते हैं, यह है पानी। पानी के अंदर एक पौधा होता है और उसकी ये लीफ होती है। देखिए लीफ है, ये लीफ है, और पानी के ऊपर इसी की लीफ चौड़ी चौड़ी होती है। ये देखो ये चौड़ी चौड़ी, ये कहलाती है फाइब्रस लीफ, और ये होता है सिंपल लीफ हो गई। ये बटर कप की कहानी है बेटा। बटर कप का मतलब रेननकुलस एक्वाटिकस। रेननकुलस एक्वाटिकस एक जलीय पौधा है, पानी के अंदर पाया जाता है, और इस पौधे की खासियत ये होती है कि पानी के ऊपर का जो पत्ती होता है बेटा वो इंटायर होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन वही पानी के भीतर का जो पौधा होता है, वो जो लीफ होती है वो फाइब्रस होती है। इसको कहते हैं इन्वायरमेंट की वजह से 2 डिफरेंट मॉर्फोलॉजी आ रही लीफ की, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो 2 प्रकार की प्लास्टिसिटी आपने पढ़ा, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी और इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। बटर कप में इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी और धनिया की पत्ती में डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। क्लियर, कंफर्म। अब आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स एंड देयर डिस्कवरीज। चलिए अब सुनिए, आखिरी टॉपिक इस पूरे सेशन का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स एंड देयर डिस्कवरीज। बेटे अगर मैं ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा करूं आप लोगों से, तो ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा में, एक मिनट को मैं पानी पी लूं जरा, एक सेकेंड, पानी पानी। हाँ जी बेटा, चलिए अब हम चर्चा करेंगे ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा डिटेल करने जा रहे हैं। अब ये क्या है यार, ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं? चलिए सुनिए, ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, एक मिनट रुक जाइए, पेन कहाँ गया, ये रहा। चलो सुनो, ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा किया जाए। सबसे पहले बात करूं मैं, तो ग्रोथ हार्मोन्स है कौन कौन से? एक है ऑक्सिन, एक है जिबरलिन, एक है साइटोकाइनिन, और एक है एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले मैं जरा हार्मोन्स की डिस्कवरी की चर्चा कर दूं। कैनेरी ग्रास के ऊपर डार्विन बाप बेटे दोनों ने, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर पिता पुत्र दोनों ने जो मिल करके कैनेरी ग्रास के ऊपर
दुनिया में ये बता दिया कि यार कोई चीज तो ऐसी है जो ग्रास के टिप पे बनती है और नीचे ट्रेवल करके वो ग्रोथ करती है, बट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट कि वो चीज क्या है। बाद में इसी को F.W. वेंट ने बताया, एविनस सटाइवा के ऊपर एक कर्वेचर टेस्ट किया जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एविनस सटाइवा के ऊपर क्या किया इन्होंने कि एविनस सटाइवा के टिप को काट के अगार अगार के प्लेट पे रख दिया। अब टिप में जो ऑक्सीजन बन रहा था वो अगार अगार में डिफ्यूज हो गया। अब इस अगार अगार को छोटे छोटे पीसेस में काट के और जो कटे हुए स्टेम के पार्ट के ऊपर एक पीस रख दिया और सनलाइट के अपोजिट दिया तो देखा कि ग्रोथ हो गई। तब उन्होंने बताया कि कोई चीज ऐसी है जो एपेक्स पे बनती है और लो क्वांटिटी में बहुत इफेक्टिव ग्रोथ कराती है। दूसरी बात ये बताया कि जहां बनता है वहां से दूर उसका साइट ऑफ एक्शन होता है। ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी है। इसके बाद उसको ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया। याद रखिए, ऑक्सीजन का आइसोलेशन ह्यूमन यूरिन से है जबकि वो प्लांट हार्मोन है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की चर्चा की जाए तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन का पूरा डिटेलिंग करता हूं आपके साथ। अगर कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या क्या है बेटा, तो थोड़ा दिमाग से और ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को हमेशा साइटोकाइनिन के साथ प्रमोट करता है। ऑक्सीजन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है बेटा जो हमेशा सेल इलोंगेशन कराता है। ऑक्सीजन इज अ मेन हार्मोन which is responsible for cell elongation. Auxin is a main hormone which is responsible for cell division with cytokinin. अब मैं सारी बातें ऑक्सीजन की कर रहा हूं। ऑक्सीजन का मेन काम होता है कि फ्लावरिंग कराना भी, लेकिन फ्लावरिंग किस में? मैंगो में और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को करा तो देते हैं भाई साहब। बहुत ध्यान सुनना, कई बार का सवाल है। ऑक्सीजन मैंगो में एंड पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कराते हैं, लेकिन इथाइलिन उसी मैंगो और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करते हैं। ये दोनों में अंतर है। फ्लावर करा देना और फ्लावर को एक साथ मैच्योर कराने में ये दोनों बातें अलग अलग हैं। फ्लावर को एक साथ मैच्योर करने का काम इथाइलिन करता है और फ्लावरिंग कराने का काम पाइनएप्पल और मैंगो में ऑक्सीजन करता है बेटा। और ये दोनों हार्मोन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हार्मोन्स हैं। ये एनसीईआरटी में रिटन है। अब अगली बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब तक एपेक्स रहेगा उसमें ऑक्सीजन बनेगा और अपने स्वभाव के अनुसार। देखो एक मिनट सुनो, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं बेटा तो ऑक्सीजन ये देखिए, ये है हमारा एक शूट और रूट। ये देखो, ये शूट सिस्टम और ये रूट सिस्टम। यहां ऑक्सीजन बनता है, यहां ऑक्सीजन बनता है, यहां ऑक्सीजन यहां बन के यहां ट्रेवल होता है, यहां ट्रेवल होता है और यहां बन के यहां ट्रेवल होता है। ये कहलाता है बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, बेसिपिटल, और ये कहलाता है बेटा एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, और इसी को कहते हैं पोलर मूवमेंट। पोलर मूवमेंट याद रखिएगा। ऑक्सीजन एक लौता प्लांट हार्मोन है हमारे पूरे प्लांट साइंस में जो एपेक्स ऑफ रूट में भी और एपेक्स ऑफ शूट में भी बनता है, और ऑक्सीजन एक पोलर मूवमेंट शो करता है। शूट में बेसिपिटल करता है, रूट में एक्रोपिटल करता है। तो यहां बना, जब यहां बना तो यहां स्टोर होगा, और जहां स्टोर होगा वहां हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। तो जहां स्टोर होगा वहां की ग्रोथ नहीं होने देगा। इसका मतलब जब तक एपेक्स रहेगा तब तक लेटरल बड की ग्रोथ नहीं हो सकती है, और जब लेटरल बड की ग्रोथ नहीं होगी बेटा तो याद रखिएगा प्लांट की हाइट तो बढ़ेगी पर फैलेगा नहीं। यही काम हम करते हैं कि हम एपेक्स को काट देंगे तो लेटरल बड में मौजूद ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाएगा, तो अब लेटरल बड स्प्राउट होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर हम एपिकल डोमिनेंस को काट दें तो लेटरल बड स्प्राउट हो जाती है। ये बड़ी काम की चीज है टी प्लांटेशन में कि जितना टी के प्लांट में ब्रांचेस बनेंगी उतना ज्यादा लीफ आएंगी, और जितना ज्यादा लीफ आएगी उतना ज्यादा हमें को फायदा होगा। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन की कहानी में एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में ये चीज हो गई। ऑक्सीजन सेनेसेंस को डिले करता है बेटा। ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, ये बात याद रखिएगा। ऑक्सीजन एक हर्बिसाइड है 2,4-D एंड 2,4,5-T। इसको एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। हमारे वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका ने इसको यूज किया था। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इसीलिए जब हम 2,4-D एंड 2,4,5-T के मिक्सचर को प्लांट पे डालते हैं
तो वो प्लांट के पत्तियों को नीचे गिरा देता है, इसको कहते हैं डिफोलिएटिंग एजेंट भी कहते हैं बेटा। और इसी डिफोलिएटिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीन, याद रखो, बहुत काम की चीज होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीन डोर्मेंसी को वो करता है, रोकता है। ऑक्सीन का सिंथेसिस, याद रखना, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीन के बारे में और कोई बहुत विशेष बात नहीं है। पोलर मूवमेंट शो करता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है टी प्लांटेशन में। इसके बाद मैं बात करूं जिबरलिन की, तो जिबरलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि मुख्य प्लांट हार्मोन माना जाता है। इसको मुख्य फ्लावरिंग एंड मुख्य ऐसा हार्मोन मानते हैं जो इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाता है। इंटरनोडल लेंथ बढ़ाने का फायदा क्या होगा कि अगर आपके गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल में आपने अगर ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया भाई साहब, तो सोच लीजिए इंटरनोडल लेंथ बढ़ जाएगी, गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाता है गन्ने का प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। और जिबरलिन का एक और काम होता है, जिबरलिन इंटरनोडल लेंथ के साथ साथ जो आप देखते हो ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरनोडल बढ़ाता है। मेज का, ये मेज में भी ये काम करता है, शुगर केन में भी ये काम करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिबरलिन का जो सबसे बड़ा काम होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, मतलब ये एफसीसी एसिड के अगेंस्ट काम करता है। ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, फ्लावरिंग डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, फ्लावर को, बर्ड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मेन फ्लावरिंग हार्मोन के साथ साथ में ये एक बात और यूज रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं मैं, कैबेज में ये बॉल्टिंग कराता है। बॉल्टिंग का मतलब होता है कि अचानक से इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को ग्रो करा देता है। जिबरलिन का एक और बहुत बड़ा काम है, ये कैसे सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जैसे ही आप जिबरलिन को डालेंगे सीड के ऊपर, तो जिबरलिन 2 एंजाइम के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, अल्फा एमाइलेज और प्रोटीएज। और जैसे अल्फा एमाइलेज और प्रोटीएज बनते हैं तो तुरंत एक बड़ा काम होता है, वो काम ये होता है बेटा कि अल्फा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ेगा और तुरंत सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा। और जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीएज को तोड़ करके, सॉरी प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड के फॉर्म में देगा और तुरंत सीड जर्मिनेशन चालू हो जाता है। याद रखिए, इसी तरीके, इसी चीज को हम लोग माल्टिंग में भी यूज करते हैं। आपको पता है ना माल्टिंग क्या होता है? माल्टिंग वह प्रक्रिया है कि जब हम एल्कोहल फर्मेंटेशन कराने जाते हैं मेरे बच्चों, तो एल्कोहल फर्मेंटेशन कराने से पहले हम सीरियल्स को इथाइलिन डाल देते हैं, सॉरी इथाइलिन कह रहे हैं, जिबरलिक एसिड डाल देते हैं। जिबरलिक एसिड क्या होता है, जैसे ही जाता है अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस कर देता है। अल्फा एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और माइक्रोब जल्दी से ग्लूकोज से अल्कोहल बना देगा। जिबरलिन की डिस्कवरी से एक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। जापान में एक बीमारी फैली थी, इसका नाम था बकाने डिजीज, फुल सीडिंग डिजीज ऑफ राइस था बेटा। फुल सीडिंग डिजीज ऑफ राइस में क्या होता था कि बहुत तेजी से राइस की फसल उगती थी, इंटरनोड इतना बड़ा हो जाता था कि कुछ समय बाद उसकी लंबाई की वजह से गिर के डेथ हो जाती थी। इसको फुल सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस बोला गया और ये बीमारी इस वजह से खतरनाक थी। पूरे जापान में राइस की फसल बर्बाद हुई। कुरोसावा ने इसको डिस्कवर किया। बाद में पता चला कि यह बीमारी एक फंगस के इन्फेक्शन से हो रहा है जिसका नाम उस समय था मोलिफॉर्मी। लेकिन जब उसकी सेक्सुअल साइकिल डिस्कवर की गई तो उस फंगस को उठा करके ड्यूटेरियोमाइसिडिस क्लास में रखा गया और इसका नाम पड़ा जिब्रेला फ्यूजी, सॉरी उसको उठा करके एस्कोमाइसिडिस क्लास में रखा गया जिसका नाम पड़ा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो दिस इज ऑल अबाउट जिबरलिन प्लांट हार्मोन। और जिबरलिन प्लांट हार्मोन की कहानी, एक और बात याद रखिएगा, ये कोनिफर्स में थोड़ी सी सीड्स को ज्यादा देने के लिए जल्दी से उसकी मैच्योरिटी को करा देता है। इसके अगर बात की जाए तो साइटोकाइनिन मेन सेल डिवीजन हार्मोन है। इसका काम रूटिंग कराना नहीं है, इसका काम होता है फीमेल फ्लावर को जर्मिनेट कराना और ये सेरिसेंस को डिले करने वाला मुख्य हार्मोन है। हमेशा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन एक साथ काम करते हैं। सेरिसेंस को डिले करने को कहते हैं रिचमंड्स लैंग इफेक्ट कहते हैं और ये मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स कर देता है जिसकी वजह से ये बड़े तेजी से उसमें सेरिसेंस डिले हो जाता है। इसकी सिंथेसिस एडेनिन अमीनो एसिड से होता है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से होती है और इट प्रमोट्स क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन ऑल्सो। जो सबसे कॉमन जो हमारा साइटोकाइनिन होता है उसको जियोटीन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? जियोटीन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद बात आती है किसकी? तो सीधी सी बात इथाइलिन की। इथाइलिन बड़ी कमाल का प्लांट हार्मोन है, इसको ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। इथाइलिन राइस जब हमारे खेतों में लगाई जाती है तो पानी डाला जाता है। अब पानी में क्या होता है, नीचे के नोड्स जो इंटर नोड्स होते हैं डूब जाते हैं।
अब उसको बचाने के लिए इथाइलिन क्या करता है कि नीचे के राइस के इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा देता है, जिससे वो पार्ट पानी के ऊपर आता है, प्लांट बच जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं कराता है। इसीलिए रूट हेयर के फॉर्मेशन में बड़ा काम का रोल करता है। ये एनसीईआरटी में इवन रूट का फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, पर रूट हेयर का ये मेन काम करता है। रूट हेयर फॉर्मेशन का मेन काम होता है। कोई भी अगर प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करानी है, जैसे हुक बनाना है तो इथाइलिन, रूट हेयर बनानी है तो इथाइलिन। इसके अलावा इथाइलिन पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करता है। यह मुख्य हार्मोन है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है किसमें? एग्रीकल्चरल फीड्स में। ये बात बहुत फेमस है। मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन कह रहा हूं बेटा। इसका मेन हार्मोन ये हार्मोन मिडिल लेमिला को तोड़ता है तो फ्रूट राइपनिंग होती है। फ्रूट राइपनिंग का मुख्य हार्मोन आपका इथाइलिन होता है बेटा, याद रखिएगा, इथाइलिन। इसके अलावा इट ब्रेक्स द डोरमेंसी इन पोटैटो एंड पीनट। इसका फॉर्मेशन मीथियोनिन से होता है, अमीनो एसिड से, और ये गैसियस हार्मोन है। और उन फ्रूट्स को क्लाइमेटिक फ्रूट्स कहते हैं जिनमें राइपनिंग के समय रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये कहानी हो गई किसको लेकर के? इथाइलिन की। एक आखिरी हार्मोन है, इसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन कैरोटिनॉइड से होता है। इसका मतलब कैरोटिनॉइड तो सिर्फ ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, इसका मतलब एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन हमेशा ग्रीन पार्ट में होता है। एक बात तो कंफर्म हो गई। एब्सिसिक एसिड एक कंप्लीटली ग्रोथ इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, एंटी ट्रांसपेरेंट है, पोटेशियम आयन की एंट्री को स्टोमेटा में आने से रोक देता है, इसलिए स्टोमेटा बंद रहता है और ये लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है। यह मुख्य हार्मोन है जो सीड और बड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है। यह मुख्य हार्मोन है जो जिबरलिन की एक्टिविटी को रोकता है। रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ जिबरलिन की एक्टिविटी हो जाएगी तो याद करो इतनी लंबाई बढ़ जाएगी कि प्लांट गिर जाएगा। इसलिए ये जरूरी भी है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, जिबरलिन की एक्टिविटी को रोकने का काम करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग याद रखिएगा एंटी जिबरलिन प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि ये डिले करता है और प्रमोट करता है किसको? डिले करता है, सॉरी डिले नहीं, प्रमोट करता है एब्सिशन को। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट के ग्रीन पार्ट का गिरना एब्सिशन कहलाता है। तो हमेशा ग्रीनी पार्ट गिरना एब्सिशन कहलाता है, क्योंकि वो ग्रीन पार्ट नहीं बनता है। एक और बात, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो ये बात याद रखिएगा। ये तो हो गया आप लोगों का पूरा प्लांट हार्मोन्स की कहानी। प्लांट हार्मोन्स की कहानी में ये मैंने सारी बात आपको बता दी। वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म आपके नए सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी याद रखिएगा। A duration of light which affects the flowering of plant is called photoperiodism and low temperature treatment is called vernalization. Vernalization हमेशा बाइनियल्स में इफेक्टिव होता है, उनकी वेजिटेटिव फेज को कम करके अर्ली रिप्रोडक्टिव फेज को इंड्यूस कर देता है, जिससे फ्लावरिंग हो जाती है। खासतौर से रशिया में 2 वीट की वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। भले एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, पर आप लोग जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। तो ये बेटा पूरा सेशन मैंने किया आप लोगों के प्लांट फिजियोलॉजी का कंप्लीट। आई होप सो कि आप सभी बच्चों को ये मेरा जो रिवीजन कराने का तरीका था वो आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत फायदा मिला होगा, और श्योर फायदा मिलेगा। इस 1.5 घंटे के रिवीजन से आप निश्चित तौर पे देखिएगा, आप अपने जितने भी कुछ भूले भटके जो पॉइंट्स थे, जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे, वो सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए। बच्चों, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में एक बात कहना चाहूंगा। ये समय है जब हमारा मन और दिमाग दोनों में संतुलन की कमी होती है, क्योंकि एग्जाम सर पे होता है, सिलेबस इतना सारा होता है, हमारे में घबराहट आती है। आप सभी से निवेदन है कि आप एक बात अपने मन विचार में बिठा लीजिए, आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है। घबराइए बिल्कुल नहीं। ये समय है मानसिक रूप से मजबूत होने का, और जितना आप मजबूती से रिवीजन करेंगे उतने ही मजबूती से आप अपनी दावेदारी को नीट में पेश कर पाएंगे। इसलिए मजबूत दिमाग के साथ और स्थिर मन के साथ आप इस कंपटीशन की तैयारी को रखिए, अपनी सीट को सुनिश्चित करिए, और किसी भी सूरत में आप घबराइएगा मत। अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो कल मैंने आपको अपना फोन नंबर दिया ही था, आज मैं अपना फोन नंबर आपको दे देता हूं।
आप मेरे से कांटेक्ट करिए 9001619207। आप कांटेक्ट करिएगा। कोई भी दिक्कत हो आपको बॉटनी में, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर मेरे कोई हेल्प होगी तो मैं जरूर आपको वहां मदद करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगा। और थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट माय डियर। आप इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए और अपनी दावेदारी को नीट में बहुत मजबूत तरीके से प्रस्तुत करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू।